नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गेट योर एम नाउ में। मैं सुभाष लश्करी फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ सीसीएस सीसीए रूल से संबंधित जानकारी को लेकर के। जो हमारे कई भाई बहन हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूडीसी है, एलडीसी है, अभी एकलव्य मॉडल स्कूल की भी ऐड आई हुई है, या कोई नवोदय या केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के काम में आने वाले संबंधित सब्जेक्ट्स के वीडियोस मैं बनाते रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कुल 4 भागों में ये वीडियो बनेगा। तो आज हम उसका पहला पार्ट ले रहे हैं जिसमें हमने सीसीएस सीसीए के एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस रूल्स के बारे में डिस्कशन किया है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ऑफिस आवर्स में या एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित रूल्स हमें बहुत काम में आते हैं। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। और हाँ, जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी, जो और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, What is the revised rate of annual increment very effective from 1/1/2006 in respect of central government employees in pay band 1 and pay band 2? मतलब 1/1/2006 से जो एनुअल इंक्रीमेंट डिसाइड हुआ था, जो इफेक्ट में भी आया था 1/1/2006 से, उसका प्रतिशत क्या था पे बैंड 1 और पे बैंड 2 के लिए। एंड our options are 1 5%, number 2 1%, नंबर 3 3% एंड नंबर 4 7%। तो इसका सही जवाब है नंबर 3 3%। हमारा अगला सवाल है, टू व्हाट एक्सटेंट इज द एचआरए रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय लिविंग इन हिज ओन हाउस एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। मतलब अगर कोई कर्मचारी है जो खुद के घर में रहता है पर एचआरए भी उसे मिल रहा है, तो इनकम टैक्स में से उसे क्या छूट मिलेगी? कोई छूट मिलेगी? तो हमारे ऑप्शंस है, ए 50% ऑफ एचआरए रिसीव्ड, बी एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड, सी 20% ऑफ एचआरए रिसीव्ड एंड ऑप्शन 4 नो एग्जम्पशन। तो इसका सही जवाब है नो एग्जम्पशन। अगर वो खुद के घर में रह रहा है और एचआरए लेता है तो उसको इनकम टैक्स में से कोई बेनिफिट नहीं मिलता। नंबर 3, व्हाट इज द रेट at which daily allowance will involving local journey of more than 12 hours duration? अगर कोई सरकारी कर्मचारी है जिसको डेली अलाउंस जो है लोकल जर्नी पे अगर वो जाता है और 12 घंटों से अधिक अगर वो समय हो जाता है, तो उसको किस रेट से डेली अलाउंस मिलेगा? आप सभी को पता होगा, अभी 7th पे में पे बैंड 7 8 तक 800 रुपीज पर डे पे बैंड डेली अलाउंस डिसाइड हुआ है। तो कितना उसको मिलेगा भाई? ऑप्शन 1 हाफ द रेट, ऑप्शन 2 3/4 रेट, ऑप्शन 3 फुल रेट एंड ऑप्शन 4 1/4 रेट। तो इसका सही जवाब है हाफ द रेट। लोकल जर्नी के लिए अगर वो 12 घंटे से ज्यादा होती है तो उसको आधा डेली अलाउंस मिलता है। Excuse me. Number 4, within how many days of completion of a tour of an officer or on rejoining duty, if he had gone on a leave immediately on completion of tour, should the attendance of transport allowance on tour be adjusted? मतलब कोई कर्मचारी है जो टूर पे गया था और टूर से आकर के उसने ड्यूटी ज्वाइन की और आते से वो छुट्टी पे चला गया, तो उसका टीए बिल कितने दिन में वो ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट कर सकता है? नंबर 1 ऑप्शन 15 डेज, नंबर 2 45 डेज, नंबर 3 60 डेज, नंबर 4 30 डेज। तो इसका सही जवाब है 15 डेज। 15 दिन का उसको समय दिया जाता है उसका टीए बिल एडजस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर पेनाल्टी? निम्नलिखित में से कौन सी माइनर पेनाल्टी नहीं है? नहीं है पे खास ध्यान देना है, कई बार लोग ये नॉट को देखते ही नहीं। नंबर 1, रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी
precautionary loss to government or branch of orders, reduction to a lower stage in the time scale of pay by one stage without cumulative effect. Number 3, compulsory retirement. And number 4, सेंसर. तो इसका सही जवाब है कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस. उसको जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाता है. ऐसी सूरत में उस ये सबसे बड़ी माइनर पेनाल्टी मानी जाती है, अदरवाइज उस पर बाकी भी केसेस चल सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum permissible period for which the leave travel concession not availed during a block of 4 years can be carried forward during the next 4-year block. मतलब LTC अगर कोई 4 साल के ब्लॉक में नहीं ले सकता, ले पाया है, तो वो अगले 4 साल के ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा कितने दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड होती है. तो हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट 3 मंथ्स, ऑप्शन नंबर 2 first 6 months, option number 3 first 2 years, and option number 4 first year. तो इसका सही जवाब है फर्स्ट ईयर. अगर कोई एक ब्लॉक ईयर में किसी कारणवश LTC नहीं ले पाता है तो अगले ब्लॉक ईयर के पहले वर्ष तक उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है. हमारा अगला सवाल है, LTC cannot be availed during. LTC कब नहीं ले सकते? 1 restricted holiday, 2 casual leave, 3 child care leave, and number 4 closed holiday. तो इसका सही जवाब है नंबर 4 closed holiday. हमारा अगला सवाल है, how is the date of the death of a government servant treated as? अगर कोई सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु की तिथि को, अगर वो सर्विस में है तो उसकी मृत्यु की तिथि को क्या ट्रीट किया जाता है? 1 मेडिकल लीव, 2 वर्किंग डे, 3 नॉन ड्यूटी, या 4 नन ऑफ दिस. तो इसका सही आंसर है वर्किंग डे. अगर कोई सरकारी कर्मचारी की मृत्यु अगर वो सेवा में है तो हो जाती है तो उसको वर्किंग डे ट्रीट किया जाता है. हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ टैक्स रिबेट दैट इज एडमिसिबल टू एन इंडिविजुअल whose total income does not exceed rupees 5 lakhs during the financial year 2016-17. अगर कोई कर्मचारी है जिसकी एनुअल इनकम 5 लाख से ज्यादा हो नहीं पाई फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में, तो उसको कितना रिबेट मिलेगा? आप लोग सभी जानते होंगे पहले 2.5 लाख पे तो कोई इनकम टैक्स लगता ही नहीं. तो उसके ऑप्शंस है हमारे, नंबर 1 5,000, नंबर 2 20,000, नंबर 3 10,000 एंड नंबर 4 15,000. तो इसका सही जवाब है नंबर 1 5,000 का उसको रिबेट मिलेगा. हमारा अगला सवाल है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2016-17 व्हाट इज द क्वांटम ऑफ टैक्सेबल इनकम विच इज फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द एसेसीज. मतलब 2016-17 में उसको इनकम टैक्स में से पूरा रिबेट कौन सा मिल पाएगा? नंबर 1 1,50,000, number 2 2 lakhs, number 3 3 lakhs and number 4 2,50,000. मैंने अभी आपको बताया था कि 2.5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, तो पहले 2.5 लाख तक इसका सही ऑप्शन है 2,50,000. हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द रेट ऑफ एडिशनल पेंशन पेएबल टू अ 96 years old पेंशनर. अगर कोई कर्मचारी है जिसको पेंशन मिलती हो और अगर वो 96 वर्ष का हो जाता है तो उसको कौन सी एडिशनल पेंशन मिलेगी? नंबर 1 80% ऑफ बेसिक पेंशन, नंबर 2 75% ऑफ बेसिक पेंशन, नंबर 3 50% ऑफ बेसिक पेंशन एंड नंबर 4 100% ऑफ बेसिक पेंशन. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 50% ऑफ बेसिक पेंशन. और अगर वह कर्मचारी 100 साल का हो जाता है तो उसको 100% ऑफ बेसिक पेंशन एडिशनली मिलती है. हमारा अगला सवाल है, विद इन हाउ मच पीरियड ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट एन अपील हैज टू बी प्रिफर्ड टू द अपीलेट अथॉरिटी. अगर कोई अपील करता है किसी कारणवश तो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन में वो कर सकता है? ऑप्शन 1 90 days, ऑप्शन 2 60 days, ऑप्शन 3 45 days एंड ऑप्शन 4 30 days. अपीलीय अधिकारी के पास किसी कारणवश अगर अपील होती है
तो वो ऑप्शन नंबर 3 ज्यादा से ज्यादा 45 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट रिक्वायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से किस एक्टिविटी को गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत नहीं लगती है? नंबर 1, टू पार्टिसिपेट इन द फंड रेजिंग एफर्ट्स ऑफ द नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, मतलब काय के लिए अगर वो फंड रेजिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है उसमें। नंबर 2, टू ज्वाइन सिविल डिफेंस सर्विस। नंबर 3, टू पार्टिसिपेट इन श्रमदान ऑर्गेनाइज्ड बाय द भारत सेवक समाज। नंबर 4, टू ज्वाइन होम गार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, टू पार्टिसिपेट in the fundraising efforts of the National Foundation for Communal Harmony। मतलब अगर कम्युनल हार्मनी के लिए अगर वो कोई पैसे जमा करने के प्रोग्राम में जाता है तो उसको वो मिल जाएगी, मतलब उसको परमिशन की जरूरत नहीं रहती है। हमारा अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पीरियड ऑफ सस्पेंशन इज ट्रीटेड एज नॉन ड्यूटी? निम्नलिखित में से किस केस में सस्पेंशन पीरियड को नॉन ड्यूटी समझा जाता है? नंबर 1, व्हेन माइनर पेनल्टी इज अवॉर्डेड। नंबर 2, व्हेन ऑफिशियल्स डेथ अकर व्हाइल अंडर सस्पेंशन, अगर कोई कर्मचारी की मृत्यु होगी सस्पेंशन के दौरान। नंबर 3, इन केसेस वेयर सस्पेंशन इज नॉट कंसिडर्ड होली अनजस्टिफाइड। नंबर 4, ऑन रीइंस्टेटमेंट ड्यू टू फुल एक्सोनेशन इन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, मतलब अगर कर्मचारी इन केस वेयर सस्पेंशन इज नॉट कंसिडर्ड होली अनजस्टिफाइड, मतलब अगर उसके सस्पेंशन को अनजस्टिफाई नहीं माना जाता है तो इस केस में उसको नॉन ड्यूटी ट्रीट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, टू हुम इज एलटीसी एडमिसिबल इफ एन ऑफिशियल इज अंडर सस्पेंशन, मतलब अगर कोई सरकारी कर्मचारी सस्पेंशन में है तो एलटीसी वो ले सकता है क्या, और अगर ले सकता है तो कौन? नंबर 1, सस्पेंडेड ऑफिशियल ओनली। नंबर 2, फैमिली मेंबर्स ओनली। नंबर 3, नन ऑफ द फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग द ऑफिशियल। एंड नंबर 4, एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग सस्पेंडेड ऑफिशियल। तो इसका सही जवाब है नंबर 2, फैमिली मेंबर्स ओनली। सस्पेंशन काल में सिर्फ फैमिली मेंबर्स उसके एलटीसी ले सकते हैं, कर्मचारी नहीं। हमारा अगला सवाल है, what is the rail or airfare entitlement of a government servant who travels in his own car sent under its own propulsion? अगर कोई कर्मचारी, उसको कौन सी फेयर मिलेगा अगर वो खुद की कार से जाता है? तो ऑप्शंस है हमारे, ए 25%, नंबर 2 50% ऑफ द फेयर, नंबर 3 फुल फेयर, नंबर 4 नो फेयर। तो इसका सही जवाब है नो फेयर। अगर वो खुद की कार से जाता है तो उसको रेल या एयर फेयर अगर है और वो खुद की कार से जाता है तो उसको कोई भी फेयर नहीं मिलेगा। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द सैलरी एज पर इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स? निम्नलिखित में से कौन सा सैलरी का पार्ट नहीं माना जाता है इनकम टैक्स रूल में? नंबर 1, हाउस रेंट। नंबर 2, लीव सैलरी। नंबर 3, ओवरटाइम अलाउंस। नंबर 4, ट्रैवलिंग अलाउंस ग्रांटेड ऑन ट्रांसफर टूर। तो इसका सही जवाब है ट्रैवलिंग अलाउंस ग्रांटेड ऑन ट्रांसफर टूर। आपको ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलता है ट्रांसफर के वक्त का, वो इनकम टैक्स में आपकी सैलरी करके नहीं माना जाता। हमारा अगला सवाल है, विद इन हाउ मच पीरियड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड टेक फाइनल डिसीजन ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट? अगर किसी पे कोई इंक्वायरी चल रही है तो ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को फाइनल रिपोर्ट, फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है इंक्वायरी रिपोर्ट पे? नंबर 1, 3 months, नंबर 2, 9 months, नंबर 3, 6 months, and number 4, 18 months. And the right answer is number 1, 3 months। उसको ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों में, मतलब 3 महीनों में फाइनल डिसीजन इंक्वायरी कमेटी को लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स टेन्योर प्रिस्क्राइब फॉर ऑफिसर्स with more than 10 years of service for serving in the north eastern state is? अगर कोई कर्मचारी है जिसके 10 साल से ज्यादा की सेवा हो जाती है, अगर उसको 10 नॉर्थ ईस्ट में भेजा जाता है तो उसका टेन्योर कितने साल का रहेगा? ऑप्शन 1, 5 years,
ऑप्शन 2 2 years, ऑप्शन 3 1 year एंड ऑप्शन 4 3 years। तो इसका सही जवाब है 2 years। उसका टेन्योर सिर्फ 2 साल का रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। हमारा अगला सवाल है, fill in composite transfer grant is admissible to a government servant with compulsory change of residence at the same station involving distance of more than 20 kilometers। मतलब कोई कर्मचारी है जिसकी एक ही शहर में ट्रांसफर हो जाती है पर डिस्टेंस 20 किलोमीटर से ज्यादा है, तो उसको ट्रांसफर ग्रांट क्या मिलेगी, कितनी मिलेगी? नंबर 1 इक्वल टू 1/3 ऑफ बैंड पे प्लस ग्रेड पे, नंबर 2 equal to 2/3 of band pay plus grade pay, number 3 no grant payable and number 4 equal to full band pay plus grade pay। तो इसका सही जवाब है equal to full band pay and plus grade pay। मतलब उसको बैंड पे प्लस ग्रेड पे दोनों मिलेंगे पर वो अंतर 20 किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, what is the entitlement of transfer allowance to an employee who resigns from the central government। अगर कोई कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिजाइन कर देता है तो उसको ट्रांसफर अलाउंस क्या मिलेगा? नंबर 1 1/3 ट्रांसफर अलाउंस, नंबर 2 फुल ट्रांसफर अलाउंस, नंबर 3 हाफ ट्रांसफर अलाउंस एंड नंबर 4 नो ट्रांसफर अलाउंस। तो इसका सही जवाब है नो ट्रांसफर अलाउंस। उसको कोई भी ट्रांसफर अलाउंस नहीं मिलेगा। हमारा अगला सवाल, विच ऑफ द ईयर व्हेन द सर्विस टैक्स वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट से सर्विस टैक्स कब भारत में लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1996। हमारा अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? नंबर 1 half of the transfer allowance where tour covers half of the full calendar month। अगर महीने में 15 दिन अगर किसी ने ट्रांसपोर्ट किया है, टूर किया है, तो उसको हाफ ट्रांसफर अलाउंस मिलेगा। नंबर 2 2/3 ऑफ द ट्रांसफर अलाउंस वेयर टूर कवर्स 1/3 ऑफ द फुल कैलेंडर मंथ। अगर किसी ने 1/3 कैलेंडर मंथ को कवर किया है, मतलब 10 ही दिन किया है, तो उसको 2/3 मिलेगा ट्रांसफर अलाउंस। नंबर 3 1/3 ऑफ द ट्रांसफर अलाउंस वेयर 4 कवर्स 2/3 ऑफ अ फुल कैलेंडर मंथ। मतलब 2/3 अगर कवर किया है तो उसको कितना मिलेगा? एंड नंबर 4 नो ट्रांसफर अलाउंस वेयर अ टूर कवर्स फुल कैलेंडर मंथ। मतलब इसमें से कौन सी बात करेक्ट है? अगर ट्रांसफर अलाउंस पूरा, इसका सही जवाब है नंबर 4 नो ट्रांसफर अलाउंस वेयर अ टूर कवर्स फुल कैलेंडर मंथ। अगर किसी ने पूरे महीने टूर किया है तो उसको ट्रांसफर अलाउंस नहीं मिलता है। सॉरी, ट्रांसफर अलाउंस नहीं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है। अगर कोई पूरे महीने बाहर ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी बाहर गया हुआ है तो नहीं। तो इसका सही जवाब है टू एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट इन एन इलेक्शन। हमारा अगला सवाल है, हाउ मच डीए इज एडमिसिबल फॉर द फर्स्ट 180 days of continuous halt at a station on tour temporary transfer training। अगर कोई व्यक्ति टेम्पररी ट्रेनिंग पे जाता है या दूसरे स्टेशन पे हॉल्ट करता है 180 दिन, पहले 180 दिन, तो उसको कौन सा डीए मिलेगा, डाइंग अलाउंस क्या मिलेगा? नंबर 1 हाफ द रेट, नंबर 2 1/4 रेट, नंबर 3 फुल रेट, नंबर 4 3/4 रेट। तो इसका सही जवाब है फुल रेट। उसको पूरे रेट से पहले 180 दिन के लिए डीए मिलेगा। हमारा अगला सवाल है, एट व्हाट स्टेज बिफोर हिज रिटायरमेंट are the pension papers of a central government servant required to be sent by the head of office to the concerned account officer। अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने पे आता है तो कितने दिनों पहले से उसके सारे कागजात कंसर्न अकाउंट ऑफिसर को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेजने पड़ते हैं? नंबर 1 2 years बिफोर हिज रिटायरमेंट, नंबर 2 18 months बिफोर हिज रिटायरमेंट, नंबर 3 1 year बिफोर हिज रिटायरमेंट एंड नंबर 4 6 months बिफोर हिज रिटायरमेंट। तो इसका सही जवाब है 6 months बिफोर हिज रिटायरमेंट। हमारा अगला सवाल है, मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन एट अ टाइम बाय द रिव्यू कमिटी इज। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा कितने दिन के लिए सस्पेंशन में रखा जा सकता है? उसका मैक्सिमम टाइम क्या होता है? ऑप्शन 1 90 days, ऑप्शन 2 180 days, ऑप्शन 3 730 days एंड ऑप्शन 4 365 days।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 180 डेज। 180 डेज से ऊपर रिव्यू कमेटी सस्पेंशन में नहीं रख सकती। हमारा अगला सवाल है which of the following is not categorized as goods in term of the provisions contained in rule 136 of general financial rule 2005। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वस्तु के रूप में नहीं मानी जा सकती फाइनेंस रूल 2005 के अनुसार। नंबर 1 फर्नीचर, नंबर 2 मटेरियल, नंबर 3 बुक्स फॉर अ लाइब्रेरी, नंबर 4 मशीनरी। तो इसका सही जवाब है नंबर 3 बुक्स फॉर लाइब्रेरी। इसको गुड्स नहीं माना जा सकता। हमारा अगला सवाल इन द कंटेक्स्ट ऑफ सप्लीमेंट्री रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर नॉट रिम्बर्सेबल। कौन से चार्ज रिम्बर्स नहीं किए जा सकते। नंबर 1 सर्विस चार्जेस फॉर बुकिंग ऑफ टिकट्स ऑन एलटीसी, नंबर 2 सर्विस टैक्स एंड एजुकेशन सेस चार्जेस, नंबर 3 तत्काल सेवा चार्जेस एंड नंबर 4 कन्वेंस चार्जेस फॉर कलेक्शन ऑफ टिकट्स। तो इसका सही आंसर है सर्विस चार्जेस फॉर बुकिंग ऑफ टिकट्स ऑन एलटीसी। अगर एलटीसी के लिए आप टिकट बुक करें और कोई सर्विस चार्ज लगता है तो रिम्बर्स नहीं होता। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज द वैल्यू लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 बियॉन्ड विच अ ग्रुप ए ऑफिसर is required to report to the government for accepting customary gift from near relatives and personal friends having no official dealing with him। मतलब अगर कोई ग्रुप ए का कर्मचारी है तो अगर कोई उसको तोहफा देता है तो उसकी लिमिट क्या है अगर वो उसका ऑफिशियल रिलेटिव नहीं है तो। ऑप्शन ए 25,000, ऑप्शन बी 7,500, ऑप्शन नंबर 3 15,000, ऑप्शन नंबर 4 20,000। तो इसका सही जवाब है 25,000। 25,000 तक का गिफ्ट वो ले सकता है। हमारा अगला सवाल है इंडिकेट द रेट ऑफ लाइसेंस फी चार्ज फॉर आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट को आउट ऑफ टर्न अगर कोई गवर्नमेंट क्वार्टर दिया जाता है तो उसकी लाइसेंस फी क्या होगी। नंबर 1 6 टाइम ऑफ नॉर्मल लाइसेंस फी, नंबर 2 10 टाइम्स ऑफ नॉर्मल लाइसेंस फी, नंबर 3 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल लाइसेंस फी एंड नंबर 4 4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल लाइसेंस फी। तो इसका सही जवाब है 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल लाइसेंस फी। मतलब अगर उसको आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट होता है तो उसको 3 टाइम ज्यादा लाइसेंस फी देनी पड़ती है। हमारा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नॉर्मली फॉर्म पार्ट ऑफ द बिडिंग डॉक्यूमेंट अंडर अ टू बिड सिस्टम। अगर टू बिड सिस्टम है तो निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट उसका पार्ट नहीं होगा। नंबर 1 प्राइस शेड्यूल, नंबर 2 स्पेसिफिकेशन एंड टेक्निकल डिटेल्स, नंबर 3 कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 4 कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर। इसका सही जवाब है नंबर 4 कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर। बिडिंग आइटम्स में कॉन्ट्रैक्टर के लेजर की कोई जरूरत नहीं होती। हमारा अगला सवाल है अ गवर्नमेंट सर्वेंट मे सीक वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाउ मच क्वालिफाइंग सर्विस। अगर कोई सरकारी कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है, वीआरएस लेना चाहता है, तो उसको कम से कम कितने साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 20 ईयर्स, ऑप्शन 2 15 ईयर्स, ऑप्शन 3 12 ईयर्स एंड ऑप्शन 4 10 ईयर्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 20 ईयर्स। 20 साल की सर्विस पूरी होने के पश्चात सरकारी कर्मचारी वीआरएस ले सकते। और हमारा आज का आखिरी सवाल आफ्टर रिडक्शन ऑफ पेंशन ऑन अकाउंट ऑफ कम्यूटेशन बिकम्स ऑपरेटिव व्हाट इज द टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब आफ्टर विच कम्यूटेड पेंशन इज रिस्टोर्ड। अगर कम्यूटेड पेंशन रिस्टोर करनी है तो उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। नंबर 1 20 ईयर्स, नंबर 2 15 ईयर्स, नंबर 3 12 ईयर्स एंड नंबर 4 8 ईयर्स। तो इसका सही जवाब है नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 15 ईयर्स। थैंक यू। इसी तरह से आपका प्यार बनाए रखिए। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल ज्ञान एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन ताकि आपको जल्द से जल्द जैसे ही मैं वीडियो पब्लिश करूं आपको भी वो वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। इसी के लिए धन्यवाद।